आज का वीडियो नंबर अपन जो है वो 73 का है। आप सभी एएनएम के कैंडिडेट के लिए, चाहे आप यूपी एएनएम की तैयारी करने वाली हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार एएनएम की तैयारी करने वाली हैं, आप सभी के लिए शानदार तरीक़ा से मैं डेली सुबह 7:30 में क्लास लाता हूं। तो आज भी आपका वीडियो आ चुका है और यह 73 नंबर का वीडियो है। जान सकते हैं 73 नंबर यानी अभी तक, इससे पहले 72 तक वीडियो कर चुका हूँ। अगर प्रत्येक क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ, कम से कम अगर मैं 20-20 क्वेश्चन भी अगर प्रत्येक क्वेश्चन में अगर किया होगा तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन नॉर्मल तौर पर 1500 क्वेश्चन में कराया। लेकिन किसी में मेरे 100 क्वेश्चन भी है, किसी में 50, किसी में 70 भी है। तो टोटली देखें मिलाकर तो अभी तक मैं 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करा चुका हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और आगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। तो आप चाहते हैं रेगुलर्स के साथ पढ़ना तो ज़रूर पढ़ें। आज बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मास्टाइटिस स्तन शोथ यानी मास्टाइटिस के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, कौन सत्य नहीं है। तो यह स्तन के संयोजी ऊतक का संक्रमण है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा बॉडी ज़्यादातर तो कनेक्टिव टिश्यू का ही बना है। तो मसल्स है यहाँ पे स्तन वाला, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा ही, संक्रमण होता ही है मास्टाइटिस, तो होगा ही, राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए वाहिनी विस्फार, डक्टल एक्टेसिया और गैर दूध स्राव प्रकार का सबसे आम कारण है। यानी यह गैर दूध स्राव भी हो सकता है या फिर इसमें दूध स्रावन भी जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ओके। यह स्तनपान या गैर स्तनपान वही चीज़ें हैं कि यह दूध स्रावित या गैर स्रावित दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन में मास्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। यह निपल डिस्चार्ज और चक्रीय दर्द के बिना प्रस्तुत होता है, गलत है। निपल जब जैसे ही संक्रमण होता है तो निपल से डिस्चार्ज होने लगता है और चक्रीय दर्द यानी स्तन के चारों साइड दर्द भी होने लगता है। तो कह रहा है कि बिना दर्द के प्रस्तुत होता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो यही अपन डी राइट होगा, ओके। आगे क्वेश्चन है, अंडकोश में उतरना सामान्यतः कब होता है? तो अंडकोश का, ठीक है ना, अंडकोश का जो अंडा होता है ना, मतलब जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज, उसको स्क्रोटम में अंडकोश में उतरने में सामान्यतः कब उतरता है? तो जीवन के 7 महीने के बाद, जीवन के 7 महीने के बाद, ठीक है। लेकिन ये गलत है, जन्म के तुरंत बाद गलत है, जन्म से पहले, ठीक है, और अंतःगर्भाशय जीवन के 9वें महीने में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जो टेस्टिज होता है उसको अंडकोश में उतरना जन्म के तुरंत बाद होता है, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद ये चीज़ें होती हैं, तो ये राइट आंसर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा स्लेश ज्वाइंट यानी साइनोवियल ज्वाइंट कौन सा होता है? ठीक है, हमसे पूछ रहा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि शरीर के सबसे बड़ा साइनोवियल ज्वाइंट कौन सा होता है? घुटना का जोड़, ठीक है, कंधा का जोड़, टखना का जोड़, या फिर जो है कलाई का जोड़। तो सबसे बड़ा जोड़ साइनोवियल ज्वाइंट का जो होता है वो घुटने का जोड़ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक फीवर का सबसे आम कारण कौन सा एजेंट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, ठीक है ना। रूमेटिक फीवर का सबसे आम एजेंट जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रूमेटिक फीवर से ही रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, तो ये भी बात ध्यान में रख लीजिए। ग्राहक के जैविक यानी पेशेंट के वाइटल, संस्कृति, बायोलॉजिकल, कल्चर, आध्यात्मिक, सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित आकलन क्या कहलाता है? यानी पेशेंट के बायोलॉजिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, ठीक है, और सामाजिक सोशल आवश्यकताओं से संबंधित आकलन क्या कहलाता है? तो कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, व्यापक आकलन कहलाता है, समझ गए। जहाँ पे मरीज के जैविक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी आवश्यकताओं के जुड़े हुए जो भी आकलन होता है उसको व्यापक कहते हैं। मान गए किसी के बायोलॉजिकल,
ठीक है, किसी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, तो इसमें तो सब चीज़ आ जाएगा ना इसके अंदर में। खुद शरीर से लेकर पूरे समाज सब चीज़ आ जाएगा। तो इसीलिए कम्प्रहेंसिव असेसमेंट होता है, व्यापक आकलन होता है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दर्द संचरण को कम करता है और सूजन उत्पन्न करता है? कौन सा पदार्थ दर्द संचरण को कम करता है लेकिन सूजन उत्पन्न करता है? कौन सा? तो एंडोर्फिन। एंडोर्फिन ऐसा पदार्थ है जो दर्द को तो कम करता है लेकिन सूजन को जो है क्या करता है, उत्पन्न करता है। बात समझ गए। चलिए, हिस्टामिल होता है एलर्जी के लिए, पता होना चाहिए। समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर है, भारत में पीने के पानी में इष्टतम फ्लोराइड सांद्रता कितनी होती है? समझ गए। हमसे ये पूछ रहा है कि भारत में पीने के पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे है 0.8 से लेकर 1 तक, ठीक है ना, 1 तक ppm। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अब की बार पूछा भी गया था। ओके, इसको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन है, फुट ड्रॉप किस तंत्रिका की चोट से होता है? यानी जो फुट ड्रॉप होता है व्यक्ति में, तो वह किस नर्व के इंजरी से होता है? अब चूंकि फुट ड्रॉप होगा तो कहीं ना कहीं चोट वोट लगने से ही होगा। तो वह चोट किस तंत्रिका में लगता है? तो फुट ड्रॉप जो है हो जाता है तो कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है ना, कॉमन पेरोनियल नर्व में जो है इंजरी होने से आपके फुट ड्रॉप जो है होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। WHO ने चेचक को आधिकारिक रूप से कब समाप्त घोषित किया? तो WHO ने चेचक को आधिकारिक रूप से 1980 में, तो चेचक को जो है 1980 में आधिकारिक रूप से WHO ने जो है क्या किया, मुक्त घोषित किया। ठीक है। आगे है, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? यानी मोटिवेशन के द्विकारक सिद्धांत, ठीक है ना, डबल फैक्टरल थ्योरी किसने दिया? तो हर्जबर्ग ने प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को दिया। ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वस्थ व्यक्तियों में प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी की सीमा कितनी होती है? यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी की सीमा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्तियों में प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी की सीमा एक देख लीजिए यहाँ पे 280 से 295 जो है ऑस्मोलरिटी पर केजी ऑफ H2O, यानी जल के इतना ऑस्मोलरेटिव प्लाज्मा होता है। तो इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिए, 280 से 295 प्लाज्मा का ऑस्मोलरेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नैतिक सिद्धांत इसमें नहीं है? स्वायत्ता, अपहानि न करना, न्याय, गैर परोपकार, नॉन बेनिफिशियंस यह नैतिक सिद्धांत नहीं है। नैतिक सिद्धांत इसमें तीनों होता है। ठीक है। एक व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको जो है आपको मदद करना चाहिए, उसको जो है स्वायत्ता बनाना चाहिए, ठीक है ना, स्वायत्तता बनाना चाहिए, लेकिन गैर परोपकारिता यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बेनिफिशियंस नहीं हो। ठीक है। तो नॉन बेनिफिशियंस यह नैतिक सिद्धांत नहीं होता है। आप किसी को, आप मरीज को देख रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, ना कि आप गैर परोपकार कर रहे हैं। गैर परोपकारी काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है। देखिए, कभी भी आपको एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती है। जब तक आप वीडियो को 2 बार आप नहीं देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर, तब तक आपको एक बार में कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं बैठता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोइम्यून रोग नहीं है? इनमें से ऑटोइम्यून रोग कौन सा नहीं है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइथेसिया ग्रेविस है, एमियोट्रोफिकल लेटरल स्क्लेरोसिस है, डेमेंशिया एक मानसिक रोग है। तो ये आपका ऑटोइम्यून रोग नहीं होगा। ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र कोशिकाओं के बीच अनुवांशिक गति का माध्यम नहीं है? यानी
3 ऐसा होगा जो आनुवांशिक जो जीनेटिक गति को जो है एक से दूसरे में जीनेटिक गुण को भेजता होगा, गति करता होगा। लेकिन एक ऐसा है जो आनुवांशिक गति का माध्यम नहीं बनता है, जिसमें जो है जीनेटिक्स के गति, जीनेटिक्स का गुण नहीं होता है, तो म्यूटेशन होता है। ठीक है, पराक्रमण, रूपांतरण, संयुग्मन, इस सब में जीनेटिक्स गतियाँ होती है। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन में आनुवांशिक गति नहीं होती है। ओके, आगे है आनुवांशिक के कारण ही ना एक से दूसरे बाल बच्चा में इफेक्ट पड़ता है, माँ से बच्चे में, ठीक है ना, पिता से बच्चे में, ऐसा ही होता है जीनेटिक्स के कारण ही। बातचीत का वह स्तर जिसमें स्वयं का कोई साझाकरण नहीं होता हो, यानी बात का वह स्तर यानी कम्युनिकेशन का ऐसा लेवल जिसमें सेल्फ स्वयं को आप शेयर नहीं करते हैं, तो उससे हम लोग क्लीशे बातचीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीशे कम्युनिकेशन, क्लीशे बातचीत बोलते हैं। ठीक है, याद, ये स्तर 5 होता है। ठीक है, स्तर 5 में हम खुद को जो है सामने नहीं रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 70 नंबर का क्वेश्चन है, पीएमएस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पीएमएस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पीएमएस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह ओव्यूलेशन की शुरुआत के साथ हल हो जाता है, ये कथन गलत है। पीएमएस के साथ जो है ध्यान रखिएगा, यह ओव्यूलेशन के शुरुआत के साथ हल नहीं होता है, मतलब ओव्यूलेशन के साथ ही जो है इसका मतलब जो सॉल्यूशन होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कौन सा सिद्धांत कहता है कि सामाजिक या सांस्कृतिक कारक चिंता पैदा कर सकता है? कौन सा सिद्धांत कहता है? यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे एकीकृत सिद्धांत, इंटीग्रेटेड थ्योरी जो होता है, यह इंटीग्रेटेड थ्योरी जो है सामाजिक या सांस्कृतिक चिंता पैदा नहीं करता है, यह इंटीग्रेटेड थ्योरी ऐसा कहता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। 19 नंबर का है, समानतः नवजात शिशु का हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? 17 से 20 जो है ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसको आप लोग ध्यान में करके रख लीजिए। 20 क्वेश्चन है, जिस नुकसान का अनुमान पहले से हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो जो पहले से अनुमान हो गया हो कि हाँ ये नुकसान होने वाला हो, तो वह नुकसान जो पहले से अनुमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एंटीसिपेटरी लॉस बोलते हैं, यानी प्रत्याशित हानि, जो आपको पहले से आभास हो जाए कि हाँ ये हानि हमें लॉस हो सकता है, तो उसे एंटीसिपेटरी लॉस बोलते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन का स्राव होता है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट है 22 है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण संतृप्त पर कितना होता है? तो 1 ग्राम में 1.39 ml ऑक्सीजन होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, ठीक है, 1 g हीमोग्लोबिन में कितना जो है आपका होता है, ठीक है ना, कितना जो है आपका होता है ऑक्सीजन, तो 1.39 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23, पूर्ण अवधि पर गर्भनाल में क्या होता है? तो जब पूर्ण टर्म प्रेगनेंसी जब होता है पूर्ण अवधि का, तो उसमें गर्भनाल जो कोर्ड होता है क्या होता है? तो 2 धमनियाँ और उसमें 1 सिरा, 2 आर्टरी और 1 वेन होता है, जब पूरा टर्म के साथ अगर प्रेगनेंसी होता है तो। 24 है, मास एमएएस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह गंभीर मामले में लगातार फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप में प्रगति नहीं करता है, ये गलत है। एमएएस मांस जो है, यह मांस जो है, यह गंभीर मामले में लगातार फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप प्रगति करता है, जबकि कहता है यहाँ पे नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें एमएएस में होता ये है कि इसमें जो है लगातार आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। 25 क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी में दर्द रहित परिधीय दृष्टि हानि किसका संकेत है? तो मधुमेह रोगियों में अगर बिना दर्द के आपको दृष्टि हानि हो तो उसे ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, जहाँ पे परिधीय दृष्टि हानि होता है बिना दर्द के साथ। ठीक है,
26 क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा दौरे का ट्रिगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दौरे का ट्रिगर नहीं है, सीजर को ट्रिगर नहीं करता हो कौन? तो घटी हुई शारीरिक गतिविधियाँ। अगर आपके शरीर का मूवमेंट अगर कम जाएगा तो वहाँ पे सीजर को ट्रिगर नहीं करता। ट्रिगर मतलब बढ़ाने वाला। तो अगर आपका बॉडी का एक्टिविटी अगर किसी का घट जाएगा तो उसमें दौरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जितना शरीर का एक्टिविटी बढ़ता है उतना दौरा भी बढ़ता है, बात समझ लीजिए। कौन सी हेपेटाइटिस शिविरों व संस्थानों में प्रकोप के रूप में देखी जाती है? तो हेपेटाइटिस ए जो है एक प्रकोप के रूप में देखी जा सकती है। 28 है क्वेश्चन यहाँ पे और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर नर्स के लिए आवश्यक मूल्य नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोफेशनल नर्स के लिए आवश्यक मूल्य नहीं है? तो वो होता है डिपेंडेंसी। एक नर्स को जो है डिपेंडेंसी, निर्भरता किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, यह उसका मूल्य नहीं है। ठीक है, बाकी मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, सत्यनिष्ठा ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको किसी पर निर्भरता नहीं होना। अगर वो नर्स किसी पर अगर निर्भर होने लगेगी तो फिर तो पेशेंट किस पर निर्भर रहेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये 28 क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया आज की इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।